महात्मा गांधी चेंज्ड द हिस्टोरी ऑफ इंडिया। होमकमिंग स्टोरी। 1915 में एक भारतीय बैरिस्टर ने दक्षिण अफ्रीका के अपने कैरियर को त्याग अपने देश वापस आने का फैसला किया। जब मोहनदास करमचंद गांधी मुंबई के अपोलो बंदरगाह में उतरे तो न वो महात्मा थे और ना ही बापू। फिर भी न जाने क्यों बहुतों को उम्मीद थी कि ये शख्स अपने गैर परंपरागत तरीकों से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा लेगा। उन्होंने भारतवासियों को निराश नहीं किया। इसे इतिहास की विडंबना ही कहा जाएगा कि जब गांधी भारत लौटे तो एक समारोह में उनका स्वागत किया था बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह अलग बात है कि 5 साल के भीतर ही गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र से आने वाले इन धुरंधरों ने अलग अलग राजनीतिक रास्ते अख्तियार किए और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहलाए। 1915 से लेकर 1920 के बीच महात्मा गांधी ने किस तरह अपने आप को भारत के राजनीतिक पटल पर स्थापित किया, आइए सुनते हैं। 9 जनवरी 1915 को जब अरबिया जहाज ने मुंबई के अपोलो बंदरगाह को छुआ, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र थी 45 साल। 12 साल से उन्होंने अपनी जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए थे। उस जमाने में सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खास आदमियों और राजा महाराजाओं को ही अपोलो बंदरगाह पर उतरने की अनुमति दी जाती थी। गांधी को यह सम्मान सर फिरोज शाह मेहता, बीजी हॉनीमन और गोपाल कृष्ण गोखले की सिफारिश पर दिया गया था। जब गांधी जहाज से उतरे तो उन्होंने एक लंबा कुर्ता, धोती और एक कठियावाड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। उनसे मिलने आए लोग या तो यूरोपियन सूट पहने हुए थे या फिर वो राजश्री भारतीय पोशाक में थे। बीमार होते हुए भी उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पूना से उनसे मिलने मुंबई आए थे। एक स्वागत समारोह की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, तो दूसरे समारोह में 1 साल पहले जेल से छूटकर आए बाल गंगाधर तिलक मौजूद थे। इसी समारोह में जब गांधी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा था, भारत के लोगों को शायद मेरी असफलताओं के बारे में पता नहीं है। आपको मेरी सफलताओं के ही समाचार मिले हैं, लेकिन अब मैं भारत में हूं तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मेरे दोष भी देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। अपनी तरफ से एक साधारण सेवक की तरह मैं मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित हूं। दक्षिण अफ्रीका में अपना लोहा मनवाने के बाद गांधी की ख्याति भारत भी आ पहुंची थी और अंग्रेज सरकार ने उन्हें गंभीरता से लेने का फैसला किया था। महात्मा गांधी के पुत्र और उनकी जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी कहते हैं, गोखले के कहने पर गांधी बॉम्बे के गवर्नर बिलिंगटन से मिले थे और उनके कहने पर उन्हें ये आश्वासन दिया था कि सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले वो गवर्नर को सूचित करेंगे। शायद सरकार भी गांधी को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उनके भारत आने के कुछ समय के भीतर ही उसने दक्षिण अफ्रीका में की गई उनकी सेवाओं के लिए कैसरे हिंद के खिताब से नवाजा था। गांधी ने गोखले की सलाह का पालन करते हुए पहले भारत के लोगों को जानने की कोशिश शुरू की। उन्होंने तय किया कि वो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और वो भी भीड़ से भरे तीसरे दर्जे के रेल के डिब्बे से। तीसरे दर्जे के सफर में उनका लंबा कुर्ता और कठियावाड़ी पगड़ी बाधक साबित हुई, इसीलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। गांधी के एक और जीवनीकार सुई फिशर लिखते हैं कि लोगों के छूने से उनके पैर और पिंडली इतनी खुरच जाती थी कि वहां पर गांधी के सहायकों को वैसलीन लगानी पड़ती थी। बाद में उनके अंग्रेज साथी मैडलिन स्लेट ने, जिन्हें गांधी मीराबैन कहा करते थे, कुछ पत्रकारों को बताया कि वो खुद गांधी के पैरों को हर रात शैम्पू से धोया करती थी
अपनी भारत यात्रा शुरू करने से पहले गांधी गोखले और तिलक से मिलने पुणे गए। उसके बाद वो राजकोट पहुंचे और फिर रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन। वहीं उन्हें गोखले के निधन की सूचना मिली। वो वापस पुणे लौटे और शोक के तौर पर उन्होंने चप्पलें पहनना भी छोड़ दी। गोखले के शोक समारोह में भाग लेकर वो वापस शांति निकेतन लौटे, जहां टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित किया। वहां से वो बनारस गए। वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दक्षिणा देने से इनकार कर दिया। एक पंडे ने उनसे कहा, भगवान का ये अपमान तुझे सीधे नर्क में ले जाएगा। इसके बाद गांधी 3 बार बनारस गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में वो पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले। वही बिहार से राजकुमार शुक्ल आए हुए थे। उन्होंने गांधी को चंपारण के नील पैदा करने वाले किसानों की व्यथा बताई और किसी तरह उन्हें वहां आने के लिए राजी कर लिया। जब गांधी पटना पहुंचे तो शुक्ल उन्हें नील किसानों के वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास पर ले गए। उस समय राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं थे। राजमोहन गांधी बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी को निम्न जाति का व्यक्ति समझते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने और शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। बाद में राजेंद्र प्रसाद गांधी के निकट सहयोगी बने और उन्हें स्वाधीन भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। जब चंपारण जाते हुए गांधी की ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंची तो उनके स्वागत में लालटेन लेकर आए आचार्य कृपलानी उन्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि महात्मा गांधी तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। चंपारण में गांधी को पहली उपलब्ध ट्रेन से वो जगह छोड़ देने का फरमान सुनाया गया। मोतिहारी के अदालत में गांधी ने कहा, मैं इस आदेश का पालन इसीलिए नहीं कर रहा कि मेरे अंदर कानून के लिए सम्मान नहीं है, बल्कि इसीलिए कि मैं अपने अंतःकरण की आवाज को उस पर कहीं अधिक तरजीह देता हूं। अंततः सरकार को नील किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक जांच कमेटी बनानी पड़ी और महात्मा गांधी को उसका सदस्य बनाया गया। कमेटी ने एक मत से 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की। यह भारत की धरती पर सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। गांधी की दूसरी परीक्षा हुई खेड़ा में, जहां भारी बारिश के कारण किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। स्थानीय किसानों ने लगान माफ करने के लिए गांधी की सहायता मांगी। गांधी के आह्वान पर 3000 किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अंततः किसानों की जीत हुई और सरकार को लगान माफ करना पड़ा। आचार्य कृपलानी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पटेल गांधी के जादू में आ गए। पहले वो एक युवा बैरिस्टर की तरह एक फैशनेबल जीवन जिया करते थे। खेरा के दौरान न सिर्फ उन्होंने अपने विदेशी कपड़ों और आरामदायक जीवन को त्याग दिया, बल्कि वो किसानों के साथ रहने लगे, उनका साधारण खाना खाने लगे, जमीन पर सोने लगे और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी खुद धोने लगे। लेकिन उनकी जोरदार हंसी और विनोदी आभास पहले की तरह बरकरार रहा। इसके बाद गांधी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिलों की वेतन वृद्धि की लड़ाई लड़ी। उन्होंने घोषणा की कि जब तक उनके वेतन में 35% की बढ़ोतरी नहीं हो जाती, वो अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे। मालिकों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी। ये गांधी का पहला राजनीतिक उपवास था। 1971 में अहमदाबाद के चंदूलाल दलाल ने एक किताब में 9 जनवरी 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक गांधी के भारत प्रवास के एक दिन का ब्यौरा दिया। इसके अनुसार गांधी ने इस दौरान 12,075 दिन बिताए। इसमें 4,739 दिन वो अहमदाबाद और बारधा में रहे।
2119 दिन उन्होंने ब्रिटिश जेलों में काटे। 5217 दिन वो सफर करते रहे। इस दौरान वो भारत के अलावा इंग्लैंड, बर्मा और श्रीलंका भी गए। इनमें से अधिकतर यात्राएं तीसरे दर्जे के डिब्बे में की गई। दांडी मार्च में वो कई दिनों तक पैदल भी चले। इसके अलावा उन्होंने कभी-कभी घोड़े, हाथी और ऊंट की सवारी का सहारा भी लिया और नाव, स्टीमरों और कार की सवारी भी की। अपनी इच्छा के विपरीत वो झिझकते हुए वो एक बार पालकी में भी चढ़े और एक बार उन्होंने साइकिल भी चलाई। थैंक यू।